हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईएसपीसीएस की दुनिया में। आज हो गया है 15 तारीख। 13 तारीख को आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। अभी तो वैसे आपको प्रॉपर आइडिया नहीं, प्रॉपर का मतलब आपको कंप्लीट आइडिया नहीं लगा होगा कि आपका प्रीलिम्स में एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आपने दो तीन कोचिंग से मिलाया होगा और एक आपको रफ असेसमेंट मिल रहा होगा। लेकिन फिर भी वो प्रिसाइज असेसमेंट असेसमेंट नहीं है, बिकॉज बीपीएससी का आंसर की आएगा। बीपीएससी का आंसर की आने के बाद आप कुछ ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे, और लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस डिलीट भी किए गए थे। ठीक है, तो ये होता है, दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेंड। तो अभी आपको एक मतलब अश्योरेंस नहीं मिला होगा, आप एकदम क्लियर नहीं होंगे कि आपके एग्जैक्टली कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर भी एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि चलो इससे 2-3 मार्क्स कम होगा या 2-3 मार्क्स ज्यादा बढ़ेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था, कट ऑफ का वीडियो बनाया था, तो वो अर्ली ट्रेंड्स है। ठीक है, अर्ली ट्रेंड्स में मैंने 82 83 कहा, उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे चैनल्स भी 82 83 कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं दे रहा है। अरे भाई रीजन दो, क्यों? मैंने रीजन दिया था आप लोगों को कि जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पर बात कर रहा था अपने कुछ दोस्तों से, कुछ स्टूडेंट्स से। तो आप देखिए कि क्या ऑब्जर्वेशन है। जस्ट थोड़ा सा वेट करूँ। हाँ, मैंने पूछा कि यार आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया और आपका कितना सही हो रहा है उसमें। कुछ वो लोग भी थे जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, और कुछ वो लोग भी थे जो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो असेसमेंट था कि अ, मेरा असेसमेंट क्या था कि 70-75% स्ट्राइक रेट चल रहा है, मतलब करेक्ट होने का रेट चल रहा है। वही था भी। ओके, कहाँ पर गया, कहाँ पर गया? हाँ, अ, एक स्टूडेंट है, उससे मैंने पूछा कितना अटेम्प्ट किए हो, तो वो बोला 127 अटेम्प्ट किया। ठीक, और 127 अटेम्प्ट किया है। उसका कितना सही है? 91 सही है। ठीक है, 91 सही है, 36 गलत है। तो आपका क्या हो गया? आपका एक्यूरेसी रेट कितना हो गया? 91, कुछ 91 आउट ऑफ 127। 91 आउट ऑफ 127 आप देखेगा, ये वही 71% के आसपास ये आंकड़ा चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि क्वेश्चन इतना टफ है कि 75% एक्यूरेसी इज ग्रेट। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तब आपका 75% एक्यूरेसी है। और आप देख लीजिए कि अगर आप 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें 75% एक्यूरेसी कितना हो जाएगा? 93 क्वेश्चंस के आसपास हो जाएगा। 93 क्वेश्चंस, यस। 93 क्वेश्चंस आप सही करते हैं 125 में, गलत कितना करते हैं? 32। मतलब आप 11 के आसपास गलत करते हैं। 93 माइनस 11 कितना होगा? 82 होगा। क्या गलत बोले कि 82 83 मार्क्स आ रहा है? और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तभी अपना कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे कोचिंग्स, वो लोग भी 82 83 बता रहे हैं। और सही होता है यार, कट ऑफ का जो भी एनालिसिस होता है कोचिंग्स का, अक्सर सही होता है। ओके, मतलब ऐसा कुछ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कोचिंग जानबूझ के कम कट ऑफ बताता है एडमिशन के चलते। अगर करते भी होंगे तो कुछ लोग करते होंगे। मुझे मैं मेरा एक बिलीफ है कि लाइफ में उतना लैक ऑफ ट्रस्ट मेरा नहीं है दुनिया में। ओके, तो वो जानबूझकर, और मेरा तो कोई, वो जानबूझकर गलत नहीं बताते। ओके, और मेरा तो कोई कमर्शियल मोटिव है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 82 83 एक स्वीट स्पॉट है। और मेरी बात को कोई कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा था। पिछला बार था, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 70th का, तो जो लोग 90 कह रहे थे कट ऑफ जाएगा, तो बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे। अरे 90 कैसे चला जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है, 95 से कम नहीं जाएगा, ये उड़ा था।
लेकिन कुछ नहीं, 91 ही कट ऑफ गया था। और 91 भी कट ऑफ, उसमें भी आप कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि बापू सभागार में फिर से एग्जाम हुआ था, 15 सॉरी 6000 बच्चों के आसपास का फिर से एग्जाम हुआ था, तो वो भी कट ऑफ को थोड़ा इम्पैक्ट किया था। और 3 क्वेश्चंस डिलीट भी हुए थे, तो इन 3 क्वेश्चंस डिलीट होने की वजह से 3 से 4 मार्क्स का फायदा कम से कम 50 से 60% स्टूडेंट्स को हुआ था, तब कट ऑफ गया था 91। अभी अगर आपको कोई 82 83 कट ऑफ बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा है। और देखो, कोई आपको क्यों कट ऑफ 80 नहीं बोलता है, क्योंकि होता क्या है यार कि अगर 82 चला गया कट ऑफ, तो अगर आप 82 चला गया कट ऑफ, तो जो 80 वाला होगा वो बाद में गाली देगा। नहीं तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि बिल्कुल 82 से नीचे जा सकता है, 81 के आसपास जा सकता है, 80 तक जा सकता है, मामला है, कोई बड़ी बात नहीं। आप भी लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 75% एक्यूरेसी होगा, यहाँ तो एक्यूरेसी 70% भी हो सकता है। और बात बिल्कुल सही है, 75% एक्यूरेसी मायने रखता है बॉस। 75% एक्यूरेसी का मतलब समझ रहे हो कि 75% एक्यूरेसी का मतलब है कि आप 16 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, ओके, तो आपका 12 सही हो रहा है, इसको कहते हैं 75% एक्यूरेसी। इतना टफ क्वेश्चन, इतना ऑप्शंस इतना ट्विस्टेड था, आपको लग रहा है कि 16 में से 12 एकदम खटाखट सही होगा, इवन अच्छे बच्चों का। और ये एग्जाम में कोई अच्छा बच्चा और कोई खराब बच्चा नहीं है, ओके, एग्जाम बहुत कुछ टेम्परामेंट पर डिपेंड करता है। तो 75% एक्यूरेसी भी मैं बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बता रहा हूं कि 75% एक्यूरेसी रहेगा रहेगा रहेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा 75% एक्यूरेसी को आप देखिए, 70% एक्यूरेसी से ज्यादा रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। 70% एक्यूरेसी तभी होगा, मतलब 70% एक्यूरेसी तभी कमेगा, मतलब आपका एक्यूरेसी 75% से कम होकर 70% तभी जाएगा जब आप अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं। अगर आप 140 के पास चले गए, 140 अटेम्प्ट के पास चले गए, तो हो सकता है आपका 70% एक्यूरेसी हो जाए। इसका मतलब 98 सही 42 गलत, 98 सही और 42 गलत, और 98 सही और 42 गलत होगा तो क्या होगा, 4 10.5, 10.5 आपका नेगेटिव जाएगा, और 98 98 में से 10.5 जाएगा, ठीक है, तो 87.5 बचेगा। लेकिन उसके लिए आपको 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्या कुछ बच्चों ने किया होगा ऐसा? बिल्कुल कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं, ओके। ऐसा नहीं कि जैसे आपको मिलेंगे कुछ लोग 105 आ रहा है, 108 आ रहा है। और पहली बात तो यार, मुझे कोई प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मार्क्स लाने, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ उस दिन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। मेंस में मार्क्स लाना एक बिग डील है, प्रीलिम्स में आप अगर कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 नंबर से क्लियर कर रहे हैं या 20 नंबर से क्लियर कर रहे हैं। सो इस बार भी 105 वाले आपको मिलेंगे, जिनका 105 आ रहा है, 95 आ रहा है, 96 आ रहा है, लेकिन वो एक्सेप्शन, एकदम एक्सेप्शन, ओके। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दा ये है कि स्वीट स्पॉट 81 82 बन रहा है, स्वीट स्पॉट। और वैसे लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि उनको मेंस लिखने का अच्छा खासा चांस है कि वो मेंस लिखेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर की का थोड़ा इंतजार करना होगा, ओके। और अभी फ्लक्चुएट होगा मार्क्स आपका। अब बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग से मत मिलाइए, ठीक है। एक कोचिंग से मिला लिया आपने, या 2 कोचिंग या 2 यूट्यूब चैनल से मिला लिया आपने, उसमें भी कुछ इम्परफेक्शन होता है। आप आंसर की का वेट करिएगा, आंसर की में भी कुछ चैलेंजेस होंगे, ठीक है। उसके बाद मार्क्स कुछ लोगों के बढ़ते हैं, कुछ लोगों के घटते हैं, okay? घटते क्या, घटता नहीं है, अगर डिलीट वगैरह हो गया तो कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं, घटता बढ़ता नहीं, कम चांस होता है घटने का। कम चांस होता है कि कोई ऑप्शन चेंज करके दूसरा ऑप्शन कर दिया गया, ठीक है, तो ठीक है, वो भी हो सकता है। तो चलिए, फ्लक्चुएशन अभी भी आपका हो सकता है। दूसरी बात, अब मेंस की तैयारी कैसे करें? देखिए, आप मेंस की तैयारी के लिए आपको आंसर राइटिंग करना होगा, ठीक है। आंसर राइटिंग मतलब ये कितना क्लीशे है, क्लीशे का मतलब बार बार दोहराई जाने वाली बात कि आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, लेकिन आंसर राइटिंग तो करना होगा। और देखो, मेंस में अच्छी बात क्या है, अगर
आप ठीक ठाक पढ़े हुए हैं ना, तो बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन लेना नहीं है पीटी की तरह। पीटी में कितना यहां से वहां पढ़ो, वहां से वहां पढ़ो, फिर भी अभी सबका हालत खराब है। लेकिन मेंस में ऐसा कुछ नहीं। मेंस में अगर आपने सिलेबस के मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स को ठीक से पढ़ा है तो आप यू आर गुड फॉर मेंस। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और जो आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी अक्टूबर से। मेजोरिटी ऑफ टेस्ट सीरीज वो अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो ये एक पंगा है। इसका मतलब अभी आपको 20 15 20 दिन क्या करना चाहिए, अपना मेंस को कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करंट अफेयर वाला पार्ट कर सकते हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसको कर लीजिए। और देखिए, मैं टेस्ट सीरीज तो आपको बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए ये सब, लेकिन यार मैं आपको हार्ड फैक्ट बताऊं, हार्ड रियलिटी रियलिटी चेक दूं। अगर आप, पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं अगर आप कोई क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं मेंस का, देखिए आपको अगर मेंस में कुछ नहीं आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लासरूम लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं और क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं किसी कोचिंग का, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आपका मेंस निकल भी गया तो इंटरव्यू नहीं निकलेगा, और इंटरव्यू निकल भी गया तो कोई खराब सा रैंक आएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। आप रेस में काफी पीछे हो रहे हैं। मतलब ये एकदम आप गांठ बांध लीजिए। मेंस में अगर आप, देखो होता क्या, आप कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, वो अपना टाइम के हिसाब से फिनिश करेगा आपका सिलेबस, और आपको उस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और ये चीज आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने भी 70th बीपीएससी का मेंस लिखा है, और वो अगर फिर से 71st बीपीएससी का मेंस लिखने वाले, तो वो कोई क्लासरूम नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। वो टेस्ट सीरीज देंगे, पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। अगर आप इस प्रोसेस में देखिए, बीपीएससी अब वो पुराना चला गया भाई। जो आप देखते हैं 10 साल पहले के टॉपर्स का जो आप मोटिवेशन सुनते रहते हैं ना, अब वो सब टॉपर नहीं निकाल पाएगा बीपीएससी आपको। एकदम हम क्लियर कट बता रहे हैं, एज अ टीचर इन कोचिंग इंडस्ट्री बता रहे हैं, नहीं निकाल पाएगा बॉस। ठीक है, अब जमाना चेंज हो गया है। अब देखिए, कुछ रैंक 14 या 13 ऐसे कोई थे, 69th या 70th बीपीएससी के, अमन सर, अमन कुमार नाम है उनका, अमन सर। उनकी कॉपी देखिए कितनी शानदार है यार। तो आप, वो जो 15 साल पुराने जो जिन्होंने बीपीएससी क्लियर किया है, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। गाड़ी से आते हैं, एसडीएम कैसे बनो, मैं 15 दिन में एसडीएम बनकर दिखाया, मैं सोता नहीं था, ये सब। ये वो जमाना लद गया। ठीक है, आप देखे ना प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसा था। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। शानदार छोड़ो, बहुत ही कठिन था। पता नहीं लोग मॉडरेट क्यों, तो मॉडरेट क्या होता है भाई, मॉडरेट? अरे कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े एवरेज थे, और कुछ डिफिकल्ट, लेकिन एज अ होल पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है। और ये आपके सामने वो व्यक्ति बोल रहा है जिससे यूपीएससी के 4 फिल्म्स क्लियर किए। और यार पता नहीं मुझे यूपीएससी का फिल्म्स क्यों आसान लगता है हमेशा बीपीएससी फिल्म से। आई हैव आई फेस मच प्रॉब्लम इन बीपीएससी फिल्म्स। चलिए वो सब छोड़िए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जमाना लग गया कि आप कुछ प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस पढ़ के आए और वहां छाप के जाएंगे मेंस में। वो जमाना लग गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब बीपी यूपीएससी का जब मैंने एक मेंस दिया था, तो उसमें एक ऐसे आया था, फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। वो जमाना आ गया बीपीएससी में भी, समझ रहे हो? अब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का जमाना नहीं है। जिन्होंने भी डीआई में 1.5 घंटा लगाया, उनका पेपर खराब हुआ है 70वीं के मेंस में। ठीक है, तो आपको एकदम फोकस रहना पड़ेगा, आपको स्पीड भी लाना होगा, आपको प्रिसीशन भी लाना होगा, और अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, और कोचिंग का मॉडल आंसर वगैरह मत पढ़ो यार, मतलब तभी पढ़ो जब आपने उसका नोट्स नहीं बनाया। नहीं तो आप खुद का नोट्स बनाओ। और ये 3 महीना, ये 3 महीना क्या काफी है? बिल्कुल काफी है, क्योंकि ये यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, बीपीएससी का सिलेबस है। बीपीएससी का सिलेबस काफी फिक्स्ड और लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आप उसका जल्दी से नोट्स बनाइए, और एकदम चार्ज मोड में
आप प्रैक्टिस करिए। क्या कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है। मेरे डिफरेंसेस है, कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं करना चाहिए, वो व्यू मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन देखो होता क्या ना, मसल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप घर पर बैठकर खुद से 3 घंटे का टेस्ट रोज दे रहे हैं या हर वीक दे रहे हैं, नॉट रोज, तब आपकी मसल मेमोरी अच्छी है। कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन करने से क्या होता है, वो आप डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको फायदा करता है, मतलब इट ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू, ओके। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा करेगा आपका पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना, और पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना और अपना बढ़िया नोट्स बना। अगर आप बढ़िया नोट्स नहीं बना पाएंगे तो आप बढ़िया आंसर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर है। तो क्या आपको कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए? मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। कितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए? देखो, आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से एक स्किल है। कारपेंटर, कारपेंटर का स्किल देखते हो, जितना ज्यादा वो लकड़ी को पजाता है उतना ही ज्यादा उसका स्किल हार्नेस होता है, पॉलिश होता है। तो जितना आप कर सकते हैं करिए। मैं आपको यूपीएससी बीपीएससी में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूपीएससी के ऐसे ऐसे टॉपर्स का आपको बताऊंगा ना कि आप हिल जाओगे उनकी मेहनत को सुनकर। एक लड़की थी, उसका आईएएस क्लियर हुआ था, 24 रैंक। उसने, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो गैप होता है 3 महीने का, 3 महीने 100 दिन का मिलता है यूपीएससी में, पता नहीं अब कितने का मिल रहा है, उसमें उसने हर दिन, और उसने ऐसा बोला है तो थोड़ा एग्जैजरेशन हो सकता है, जब लोग अपनी सफलता के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, तो उससे कहा कि मैंने हर दिन एक टेस्ट लिखा है, हर दिन 3 घंटे का एक टेस्ट लिखा है। ओ माय गॉड, आप समझ रहे हैं मामला? कोई अगर, ठीक है, एग्जैजरेटेड है फिगर कि हर दिन उसने टेस्ट लिखा है, लेकिन अगर कोई सप्ताह में 3 मेंस का टेस्ट लिख रहा है तो समझ रहे हो उसका क्या लेवल जाएगा। भाई उसके लिए मेंस एग्जाम कुछ नहीं होगा। ऐसी मेहनत बीपीएससी में कोई करता नहीं है, उतना रिक्वायर्ड भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो करिए, ठीक है। ब्रेक ऑल बैरियर्स, मेरा तो यही मानना है यार, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस है, जमाना इतना कंपेटिटिव हो गया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया कि ब्रेक ऑल द बैरियर्स, ओके, ठीक है। 90% लोगों का कॉमन सेंस से ही बीपीएससी क्लियर हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप कॉमन सेंस के साथ पागलपन लाइए थोड़ा, ठीक है। मतलब रोज लिख दीजिए मेंस का एक टेस्ट, मतलब अगर ये जोश है तो कर जाएगी। आप में से कोई सुन रहा है, अगर एक व्यक्ति भी ऐसा कर गया तो मैं उसको बोलता हूं कि उसका रैंक 10 के अंदर आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो बात? ज्यादा रोज का मतलब आप जितना ज्यादा मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा। मेंस राइटिंग, आंसर राइटिंग का दो तरीका होता है। एक तरीका मुझे उतना पसंद नहीं है। क्या एक तरीका है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप 24 घंटा के अंदर आंसर कीजिए, ये यार मत करो ऐसा, ठीक है। आपको फायदा हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर फायदा लेना तो ज्यादा फायदा लीजिएगा ना जी। आपके सामने 100 रुपया रखा हुआ है, एक जगह 500 रुपया रखा हुआ, तो आप 500 रुपया लूटिए। 500 रुपया कैसे लूटिएगा? आपको डेली आंसर राइटिंग करना, करिए, लेकिन एकदम टाइम लिमिट के अंदर करिए, ठीक है। जो आप देखते हैं ना डेली आंसर राइटिंग के टेलीग्राम चैनल्स पर, एकदम हैंड राइटिंग में बड़ा बड़ा आंसर, ऐसा कुछ नहीं हो पाता एग्जाम में। आप आंसर राइटिंग पहले दिन से ऐसे स्टार्ट करिए कि जैसा आप एग्जाम में लिख रहे हैं, ठीक है। आपको जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स मोड में रख सकते हैं, लेकिन फाइनल आपको जो चाहिए एसडीएम वगैरह वो तभी मिलेगा जब आप एकदम ब्रेक ऑल बैरियर्स, ओके। ये नहीं चलता यार कि 2 दिन में हम आंसर लिख के दे रहे हैं, बढ़िया वाला आंसर एकदम सोचेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, फिर बढ़िया वाला आंसर देगा। मत करो ऐसे। मतलब आपको फायदा हो रहा है, लेकिन 100 रुपए का फायदा हो रहा है, 500 रुपए का फायदा लेना है तो क्वेश्चन आए, 5 मिनट के अंदर शॉर्ट आंसर, 18 से 19 मिनट के अंदर लॉन्ग आंसर। ये है 500 रुपए का फायदा। अब 5,000 का फायदा बताएं। 5,000 का फायदा है, फुल टेस्ट लगाओ। सॉरी, 1,000 का पहले फायदा बताते। 1,000 का फायदा क्या है? सेक्शनल टेस्ट लगाओ। सेक्शनल टेस्ट जो
एक सवा घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है। अभी जो कोचिंग पे सीरीज स्टार्ट करेगी अक्टूबर में आप लोगों के लिए, वो सेक्शनल ही रहेगा। होता क्या है सेक्शनल टेस्ट में, सवा घंटे तक आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है। तो आप अगर पढ़ के अच्छे से गए हैं ना, तो आपको बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया जाएगा एकदम। सही चल रहा है। अगर पढ़ के गए हैं तो वहां वही छाप देंगे जाके, वो ठीक है। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, जो 3 घंटे का होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो व्यक्ति वो फुल लेंथ टेस्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति एक नहीं 3 ऐसे का फुल लेंथ टेस्ट देगा वो आगे बढ़ेगा। आपको क्या एक ऐसे लिखने वाला पीछे रह जाएगा? अरे वो 100 रुपया लूटेगा, वो 500 रुपया लूटेगा, यही फर्क होता है। ठीक है। आप कोई टीचर से पूछेगा कि सर एक टेस्ट में एक ऐसे लिख रहा है तो क्या गलत है? कोई टीचर नहीं बोलेगा गलत है। लेकिन जो 3 टेस्ट लिख रहा है वो क्या कर रहा है पता है? वो अपने नॉलेज का भी टेस्ट करवा रहा है, अपने आंसर राइटिंग का भी टेस्ट करवा रहा है, अपने ऐसे के जो कोट्स स्टोरीज एनेक्डोट्स है उनका भी टेस्ट करवा रहा है, और वो अपने स्टेमिना का टेस्ट करवा रहा है। और पता है आपका मेंस एग्जाम में आपका स्टेमिना टेस्ट होता है। जब आप 2 ऐसे लिख लेते हैं ना मेंस में, पूछिए जितने लोगों ने 70th का मेंस दिया है, तो तीसरे ऐसे में दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा लगता है कि चलो कैसे भी मैनेज करो। ओके। तो बिल्ड योर स्टैमिना। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ 17वीं मेंस में क्या हुआ। 17वीं मेंस में जो ऐसे का पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज के बाद हुआ था। हिंदी लैंग्वेज के बाद धूप बहुत ज्यादा थी, खाने को कुछ था नहीं, लोग एक दूसरे का टिफिन लूट रहे थे। जिन्होंने भी 17वीं मेंस दिया उनसे पूछना। तो थोड़ा सा फटीग भी आ गया था, थकान भी था। और फिर तीन ऐसे लिखना था। तो जब फिर 3 ऐसे लिखना था ना, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम एग्जाम में जैसे ही आप लिखना चालू करो सब सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही 3 ऐसे लिखना था, तो 50% कैंडिडेट्स का थोड़ा वो हो गया था, मनोबल टूट गया था। और वो 50% कैंडिडेट्स मैच वहीं पर हार गए। समझे? मनोबल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये स्टेमिना बनाने के लिए फुल लेंथ टेस्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप 50 सेक्शनल दीजिए, मैं उससे बेटर मानूंगा जो 20 फुल लेंथ दिया है। फुल लेंथ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये है 5,000 रुपया लूटने का। 1 लाख रुपया लूटना चाहते हो? मैं आपको बस एम्बिशियस टारगेट्स दे रहा हूं जो शायद मैं भी फॉलो ना कर पाऊं। अगर 1 लाख रुपया लूटना चाहते हो तो एक दिन में 2 फुल लेंथ टेस्ट लिखो। 5 लाख रुपया लूटना चाहते हो, 5 लाख रुपया लूटना चाहते हो, तो इस वीक जो आप पढ़ रहे हो उसका टेस्ट अगले वीक दो, और अभी वो वाला टेस्ट दो जो आपने पिछले वीक पढ़ा है। इससे क्या होगा? आपका दिमाग अडेप्ट कर जाएगा। क्यों अडेप्ट कर जाएगा? अडेप्ट करवाना इसलिए जरूरी है दोस्त, क्योंकि मेंस के समय होता क्या है, हम लोग स्टार्ट ऐसे करते हैं सेक्शनल टेस्ट कि चलो हिस्ट्री का, तो पहले हिस्ट्री में मजा आ रहा है पढ़ते पढ़ते, मजेदार नोट्स भी है, चलो उसको सारा एकदम लिख लिए, टीचर भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब का सेक्शन आने लगता है, तो एग्जाम भी नजदीक आने लगता है। फिर पता चला अरे यार इस पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे जितना बाकी ऊपर कर पा रहे हैं। तो आपको एक चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए कि अभी आप इस वीक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सॉरी अभी आप इस वीक पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले वीक का जो हिस्ट्री आपने पढ़ा था उसका टेस्ट अभी दे रहे हैं। कोई ये नहीं कि एकदम फ्रेशली पढ़ के आते तब देते हैं। ये बातें मैं आपको कहां से बता रहा हूँ? ये बातें आपको बीपीएससी टॉपर से नहीं मिलेगी। मैंने जो यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू देखा है, उनसे जो इंटरेक्शन हुआ है, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो जो एक्सट्रीम पर जाने का वो तरीका होता है, उनसे उनके ये सजेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे काफी सही चीज लगता है। देखो आइडियल सिचुएशन कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि आप नेक्स्ट 3 महीना रोज एक फुल लेंथ टेस्ट लिखे तो आप लिख लीजिएगा या मैं लिख लूंगा। लेकिन आप आइडियल के जितना करीब जाइएगा उतना ही आपके लिए सही है, ठीक है। मेंस में कोई यहाँ दादा चाचा नहीं है, ठीक है। जो बढ़िया एकदम शानदार तैयारी करेगा ना, वो आगे चला जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। तो आप शानदार नोट्स बनाइए, और जैसे कोचिंग का क्लासरूम वगैरह मत ज्वाइन करो यार, मत ज्वाइन करो। मतलब पता नहीं मेरा प्रीलिम्स कैसा गया है, मेरा मेंस लिखने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सलाह दूंगा मत ज्वाइन करना।
अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे, अपने अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ोगे, अपने लिमिटेशन के हिसाब से पढ़ोगे, और कम पढ़ के भी आप ज्यादा अच्छा करोगे। और कोचिंग के भरोसे रहोगे यार, तो वो आपको, मेंस का समय है, आपके जो सीनियर्स है वो टेस्ट सीरीज लिखते रहेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सोच रहे हो आप कितना पीछे जा रहे हो। अरे बाबू, पढ़ने वाला का नहीं होता मेंस, मतलब लिख लो, लिखने वाला का मेंस होता है। चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एकदम नॉलेज अब आपका नहीं मैटर कर रहा है। जाके देखो सारे जो टॉपर्स हैं उनका कॉपी। ओके, तो ये एकदम गांठ बांध लो। तो मेंस के लिए तो ये था दोस्तों। तीसरी बात, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 17वीं का मेंस भी, जिन्होंने 17वीं का मेंस दिया है और वो 71वीं का मेंस भी देने वाले हैं, तो उन, और शायद उनको इंटरव्यू का भी कॉल है, तो उनको दोनों चीज बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का मतलब ये बिल्कुल मत करिए कि आप मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू वगैरह के बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इंटरव्यू के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए यार? जो ऑप्शन है ना हमारे पास, हम लोगों के पास मार्केट में, कोचिंग्स वगैरह जो इंटरव्यू का अभी करा रहे हैं, वो नहीं सही है यार। मतलब मैं एक देख रहा था, बहुत गलत सलाह दे रहे थे कि आप बीच में झूठ बोल दीजिए इंटरव्यू बोर्ड को। नहीं यार, ये सब बकवास नहीं करने का, ठीक है। और वो भी वो व्यक्ति बोल रहे थे जिनका अपना कोई अ, अनुभव नहीं है क्लियर करने का, तो मत ये सब करना, ठीक है। अभी ये कर सकते हो कि अपने ग्रेजुएशन पर थोड़ा सा और अपने ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। वो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब मत करना कि झूठ, मतलब गलत, गलत मेंटोरशिप से बेटर है खुद को गाइड करना। ओके, गलत गुरु मिल गया तो आपका बेड़ा गर्क कर देगा। और आज के जमाने में यार, गूगल और चैट जीपीटी के जमाने में कौन गुरु, कौन, मतलब अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं तो बिल्कुल नहीं, मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि देखो, मैंने जो भी बात बोली कि रोज आंसर लिखो, फुल लेंथ लिखो, अभी तक बीपीएससी में हुआ है? नहीं हुआ है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको एज मिलेगा, आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है। और तो मेरा यही कहना था। देख लेते हैं क्या क्या कहना था, यहाँ पर मैंने लिखा है। हाँ, इंटरव्यू की तैयारी आपको थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप 17वीं मेंस वाले हैं तो। ओके, बाकी कट ऑफ का वही 82 83 स्वीट स्पॉट है। बाकी आंसर की का वेट करिए, आंसर की का वेट करिए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे लोग जिनको एकदम साफ हो गया है, जिनके लिए कि उनका क्लियर नहीं हो रहा है प्रीलिम्स का एग्जाम, ठीक है। तो देखो यार, लाइफ और एग्जाम कभी भी अपने मन के मुताबिक नहीं हो पाता है, ठीक है। आपको वो व्यक्ति बोल रहा है जो लाइफ में बहुत ज्यादा फेल किया है, बड़े स्टेज पर फेल किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि लाइफ कभी फेयर नहीं होती। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसका यूपीएससी रैंक 1 के एस से 2 3 मार्क्स ही कम आया था, और आज वो व्यक्ति, उसको ऐसे में इतना खराब मार्क्स मिला बीपीएससी में कि छोड़ो वो बात। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप, जिनको एकदम लग गया है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है, तो उनको आगे देखना चाहिए। आगे देखने का मतलब 72nd बीपीएससी या ईडीओ का फॉर्म, या अगर उनको चाहिए कि नहीं सरकारी नौकरी वगैरह, तो आप बिहार एसएससी सीजीएल और एक परिचारी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक बात बता देते हैं कि आपके सक्सेस में सब आपके साथ है, फेलियर में कोई आपके साथ नहीं, ठीक है। मतलब कोई साथ नहीं रहता है, वो आपको, आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई यार नहीं, मतलब। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में जब फेलियर हुआ था, तो एक बीसीडब्ल्यू के रोहित सर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया था। कुछ लोग साथ होते हैं, तो इसीलिए आई हैव ह्यूज रिगार्ड फॉर दैट पर्सन। एक्चुअली मेरा बीपीएससी के फील्ड में एंट्री जो हुआ, वो उसी समय हुआ जब बीसीडब्ल्यू नया कोचिंग के रूप में उभर रहा था, तो मैं उसी कोचिंग को जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे फोन किया था। तो
आशा है कि अगली बार उनको फोन करने का मौका तब मिले जब कुछ अच्छा हो मेरे साथ। बट या कुछ लोग होते हैं यार, जो अब ऐसा नहीं कि उनका मार्केटिंग कर रहे हैं, बट उन्होंने मेरा साथ दिया था। और जब आप के बुरे दिन में कोई आपका साथ देता है तो आप ये बात नहीं भूलते हो। और ऑफ कोर्स इसीलिए ओके या मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो यही था दोस्तों। ऐसे ऐसे वगैरह में आपको मैं बता देता हूँ, आपको बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि अरे ऐसे ऐसे क्या है, वहीं जाके लिख देना। नहीं यार नहीं, ठीक है, फायदा नहीं है। आप ऐसा भी देखेंगे और आप गलत सीख मत लो। आप ऐसा देखेंगे कि कुछ ऐसे 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 जिनको मार्क्स मिला हुआ है वो तो ऐसे ही लिख दिया, तो हम भी ऐसे ही लिख देंगे। नहीं, आप मत करो ऐसा। आप उतने लकी नहीं हो सकते हो। ऐसे वगैरह के लिए आप फॉर्डर प्रिपेयर करो, और प्रैक्टिस आप करते हो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन पता है, प्रैक्टिस को ओवर हाइप मत कीजिए। ओवर हाइप का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस मत कीजिए। ऐसे का आप ऐसे का भी आपका अपना नोट्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। टॉपिक वाइज नोट्स होना चाहिए खुद का। चाहे आपने कहीं से भी चुराया, किसी कोचिंग के मटेरियल से चुराया, लेकिन खुद से बनाया हुआ आपका नोट्स होगा, तो वो आपको एग्जाम के समय हेल्प करता है। ऐसे पेपर, सपोज कल आपका ऐसे का पेपर है और आपके पास कोई नोट्स नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस ही किया है, कोचिंग का टेस्ट दिया। यार आप कोचिंग के भरोसे इतना क्यों रहते हो कि आप कोचिंग का टेस्ट दे दिए तो आपका ऐसे अच्छा चला जाएगा? इतना इतना स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि आपके मेंस एग्जाम में आपकी लड़ाई किससे होने वाली है? दिल्ली वाले वो यूपीएससी वालों के साथ। और अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो वो आपको एज आउट कर देंगे, आप बिल्कुल हारोगे, ठीक है। तो लेकिन एक काम करोगे तो नहीं हारोगे, वो मेहनत, नोट्स प्रिपरेशन मेहनत करोगे तो कोई यूपीएससी कुछ फिर आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और क्या मुझे कहना था? बाकी यार बुरा तो लगता ही है कि कुछ अच्छे बच्चों का भी क्लियर नहीं हो पाता है। वो अच्छा बच्चा कोई भी हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, और शायद who knows यार, अभी आंसर की आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सारी बातें थी। आप लोग टाइम का भी इशू हो जाता है, लेकिन मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग अपना कोई आंसर भेज सकते हैं। लेकिन जब आप अपना आंसर भेजिएगा ना, तो कैसे प्रैक्टिस करिएगा? पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी बात, रियल आप टाइम लिख दीजिएगा कितने टाइम में आपने किया है। और प्लीज डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी विथ योर हैंड राइटिंग और ये वो मत करिएगा।